हेलो दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपने गणतंत्र दिवस बहुत उत्साह के साथ और बहुत खुशी के साथ मनाया होगा। आई होप आप लोग स्वस्थ भी हैं और खुश भी हैं। और हम कर रहे हैं हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज, जिसमें हम लोग पर डे के इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करते हैं, साथ साथ में इससे जोड़कर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं उन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बना देखिएगा, आपने नहीं देखी है चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, पूरी प्लेलिस्ट देखना, क्योंकि सारे सवाल जो भी हम डिस्कस करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर आप पीसीएस की तैयारी करते हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो सबसे पहले अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ होंगी या फिर जो भी हम लोग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे हम इसी चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, इसलिए आपका कोई भी मटेरियल मिस ना हो। आप चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज हमको डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड वाज लॉन्च प्राइमरली फॉर विच ग्रुप, यानी कि प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड किस वर्ग के लिए शुरू किया गया है। देखो बात यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि जो पीएम स्वनिधि स्कीम है उसी से रिलेटेड ये सवाल है। यानी कि पीएम स्वनिधि जो है एक स्कीम लॉन्च करी गई थी कोविड के टाइम पे। जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, किस तरीके से कोविड-19 आता है, फिर जो है लॉकडाउन लगता है पूरे शहरों में, है ना। उसके बाद क्या होता है कि जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो स्ट्रीट वेंडर थे, जिन जो रोज कमा के खाने वाले लोग थे, ठीक है, जिनकी रोजी रोटी डेली बेसिस पे हो रही थी, उनको बहुत दिक्कत हो गई। क्योंकि जब लॉकडाउन था तो कोई बाहर नहीं जा रहा था, और जब बाहर नहीं जा रहा है तो उनका सामान भी कोई नहीं खरीद रहा था। इसीलिए क्या हुआ कि हमारी सरकार जो है एक स्कीम लेके आती है पीएम स्वनिधि, ठीक है। उसी से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछा गया, भाई सरकार ने क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर दिया है, उसमें बताना है कि हमको कि ये जो पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है ना, ये किस ग्रुप के लिए यहाँ पर लॉन्च किया है। तो उसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रीट वेंडर, जो कि हम डिस्कस कर ही रहे थे अभी कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम लाई गई थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्ट्रीट वेंडर होगा। देखते हैं इसके बारे में। अब ये बेसिकली इसमें कौन जो है एलिजिबिलिटी थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस व्यक्ति को जो है ये क्रेडिट कार्ड मिलने की जो है संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखो बात ये है कि जो स्कीम के तहत जिसने लोन लिया है, अब वो लोन की जो है वो 2 किस्त में पूरी कर चुका है, तीसरी किस्त वो पूरी करने की कगार पे खड़ा है, उस व्यक्ति को जो है इस तरीके से क्रेडिट कार्ड को जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये बेसिकली जो है एक रुपए रिटेल क्रेडिट कार्ड होगा, यानी कि पर्सनल क्रेडिट कार्ड की तरह ये काम करेगा, जिसकी लिमिट कितनी है 30,000 रुपए, ठीक है। अब इसमें बात इंपॉर्टेंट ये है कि पर्सनल क्रेडिट कार्ड जैसे कि जितनी आपने अमाउंट खर्च किया, अगर आपने उतना रीपे कर दिया, फिर आप उसके बाद उस अमाउंट को फिर से आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल क्रेडिट कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जो है इसमें 30,000 की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है। तो इसका पूरा नाम था पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, यानी कि पीएम स्वनिधि इसको शॉर्ट में बोल देते थे। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये 2020 में जो है लॉन्च की जाती है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। यहाँ पर जो है जो स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, उनको जो है अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स जो है प्रोवाइड करने के लिए हम ये जो है स्कीम लॉन्च की गई। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन लगा था, सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत में यही स्ट्रीट वेंडर्स ही लोग आए थे, क्योंकि इनके सामान को कोई खरीद नहीं रहा था। इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, उनके द्वारा जो है ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पर हमने पूरी स्कीम के बारे में जाना, क्योंकि यूपी पीसीएस में इस तरीके के सवाल बन जाएंगे, आपसे सीधे-सीधे पूछ लेगा ये किस ईयर में आई है, तो आपको पता होना चाहिए ये 2020 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है। द गंडक रिवर हैज़ रिसेंटली इमर्ज्ड एज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट हैबिटाट फॉर विच स्पीशीज, यानी कि हाल ही में गंडक नदी किस प्रजाति का भारत में दूसरा सबसे बड़ा आवास बनकर उभर के आई है। पहला कौन सा है वो भी डिस्कस कर लेंगे। पहले भी गंडक रिवर के बारे में समझ लेते हैं कि बेसिकली किस प्रजाति के लिए आई है। तो गंडक रिवर जो है बेसिकली जो घड़ियाल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घड़ियाल के जो हैबिटाट है, नेचुरल हैबिटाट, उसके लिए सेकंड नंबर पे जो है भारत में है। ये सबसे ज्यादा घड़ियाल आपको गंडक रिवर में देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट बात हो गई, इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो गया। गंडक रिवर की अगर हम बात कर लें, ये गंडक रिवर इसीलिए फ्लो कहाँ करती है, तो जो इंडिया जो नेपाल का जो बॉर्डर है और जो वेस्ट चंपारण जो बिहार का जिला है ना, वहां से होकर जो गुजरती है, और ये गंगा की जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है बिहार में, ठीक है, याद रखना ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। और यही जो रिवर है ये सेकंड लार्जेस्ट घड़ियाल हैबिटाट के रूप में बन के आया है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक थोड़ा सा डाउट हो रहा हूँ, पहले नंबर पे कौन सा है, तो पहले नंबर पे है चंबल रिवर, ठीक है। चंबल रिवर जो है वो पहले नंबर पे आती है। जो घड़ियाल आप यहाँ पर देख रहे हैं, घड़ियाल का हैबिटाट जो नेचुरल हैबिटाट होता है उसमें चंबल रिवर सबसे नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे कौन सी आई है? गंडक, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके बाद जो है घड़ियाल की अगर हम बात करते हैं, इसलिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड
ये जो है श्रेणी में आता है और ये बेसिकली एक फिश ईटिंग क्रोकोडाइल के रूप में जाना जाता है, ठीक है? यानी कि मछलियाँ खाता है, इंपॉर्टेंट बात हो गई। जैसे पॉपुलेशन की बात करते हैं, 2015 में जो है ये 54 थी, लेकिन कंज़र्वेशन एफर्ट्स के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से इनकी संख्या में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलती है। 2025 में इनकी संख्या 400 से ज़्यादा है, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात हो गई, इनकी संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है? टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो 1000 से ज़्यादा जो है यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन देखने को मिलती है। चंबल रिवर जो है बेसिकली 2400 प्लस के आसपास जो है वो घड़ियालों को जो है वो हैबिटेट बना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल वोटर्स डे एवरी ईयर ऑन, यानी कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मतदाता यानी कि वोटिंग राइट्स को जो है आपके प्रमोट करने के लिए इलेक्शन कमीशन के जो एस्टैब्लिश डे है, उसको जो है वो मनाने के लिए इस तरीके के दिवस को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 25 जनवरी, यानी कि गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, कब मनाते हैं? 25 जनवरी, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है। पर्पस क्या है? तो सेलिब्रेट करना डेमोक्रेसी और इनकरेज करना एक बाइटर वोटर पार्टिसिपेशन को, यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वोट देने नहीं आते हैं, वोट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो एक अवेयरनेस ड्राइव को चलाना कि आपका वोट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है देश की डेमोक्रेसी के लिए। किसी भी तरीके से आप अगर चेंज लाना चाहते हैं देश में, तो आप वोट के माध्यम से ही ला सकते हैं। इसीलिए जो है आपके वोटर्स राइट को जो है प्रमोट करने के लिए इस तरीके के डे को मनाते हैं। और साथ-साथ में यहाँ पर जो है ये फाउंडेशन डे भी है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उसकी फाउंडेशन भी इसी दिन होती है, ठीक है? यानी कि 25 जनवरी 1950 को आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात हो गई। कब किया जाता है? 25 जनवरी 1950 को। कौन-सा आर्टिकल था? आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, 324, ठीक है? यूपीएससी के लिए भी और यूपी पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो सकते हैं, क्योंकि आपसे मैच द फॉलोइंग में इस तरीके के सवाल बनते हैं। नहीं मानो तो पेपर उठा के देख लेना पिछले सालों के, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से सवाल इस पेपर में बनते हैं, ठीक है? 324 आर्टिकल 25 जनवरी 1950 को ये एस्टैब्लिश होता है, ठीक है? इसकी थीम याद रख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। थीम है माई इंडिया माई वोट, ठीक है? और उसके बाद टैगलाइन भी एक दी गई है। टैगलाइन क्या है कि सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ है, तो भारतीय डेमोक्रेसी के जो हार्ट में, हृदय में जो है वो सिटीजन है, नागरिक है वहाँ के, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात हो गई, इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द अशोका चक्र, यानी कि अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं, बहुत ही जो है हमारे देश की शान है ये। तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुभांशु शुक्ला जो हैं, इनको अभी रिसेंटली अशोका चक्र से सम्मानित किया गया है। जानते हैं इनके बारे में। तो बेसिकली रिपब्लिक डे 2026 के अवसर पर जो है यहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये कौन-सा अवार्ड था? तो ये था अशोका चक्र, जो कि इंडियाज़ हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। यानी कि जब वॉर नहीं हो रहे होते हैं, तब जो हाईएस्ट जो गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, उसको बोलते हैं अशोका चक्र, ठीक है? कमेंट में ज़रूर बता देना कि जो वॉर के टाइम पे जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, वो कौन-सा होता है? क्योंकि ये पीस टाइम का अवार्ड है, यानी कि इसमें अभी शांति का माहौल है, किसी वॉर में कोई इंडल्ज नहीं था हमारा देश। उस बार जो है उसमें जो एक इन्होंने जो है एक वीरता शौर्य दिखाया है, उसके बाद जो है इनको ये अवार्ड मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, किसको मिला है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी हैं, इंडियन एयर फोर्स और एस्ट्रोनॉट भी हैं, ठीक है? इसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये हो गई, तो बेसिकली बात ये है कि इनका नाम ना एक बहुत बड़े मिशन के साथ जोड़ा गया था। वो कौन-सा था? वो था एक्सियोम मिशन 4, ठीक है? यानी कि एक्सियोम मिशन 4 में जो है ये गए थे भारत की तरफ से। बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी भारत के स्पेस, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, स्पेस अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो बहुत बड़ी एक यहाँ पे उपलब्धि हासिल हुई थी कि शुभांशु शुक्ला जी को एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो है स्पेस में भेजा गया था। इंपॉर्टेंट बात हो गई। और ये कहाँ गए थे? तो ये गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है ये गए थे। ये पहले ऐसे भारतीय थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन्होंने कदम रखा था, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात हो गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट भी है, ठीक है? इसके बाद इन्होंने ना प्राइमरी मिशन पायलट के रूप में भी इन्होंने सर्व किया। जो एक्सियोम 4 मिशन था उसमें प्राइमरी मिशन पायलट के रूप में गए थे, ठीक है? इसलिए इंपॉर्टेंट बात हो गई। और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी थी, जैसा हमने बात करी कि फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है वो अपना कदम रखा था। एक सवाल और बता दो कि भारत ने किस सन तक जो है अपना जो है स्पेस स्टेशन बनाने का टारगेट रखा है? कमेंट में ज़रूर बता देना। नहीं पता हो तो मैं कल आपको डिस्कस करूँगा इसके बारे में, ठीक है? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हू बिकेम द फर्स्ट मेल टेनिस प्लेयर टू रीच 400 ग्रैंड स्लैम मैच विन्स, ठीक है? स्पोर्ट्स कैटेगरी में इंपॉर्टेंट सवाल है कि ग्रैंड स्लैम मैचों में 400 जीत हासिल करने वाले पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप सबको पता भी होगा। तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच जो हैं वो बने हैं। 400 जीत उन्होंने हासिल करी है ग्रैंड स्लैम में, ठीक है? यानी कि ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है इन्होंने अभी ये अचीवमेंट हासिल किया है, जो अभी रिसेंटली मेलबर्न पार्क में हुआ है। थोड़ा-सा जानते हैं इसके बारे में। तो इन्होंने जो है
400 सिंगल मैच जीते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में, ठीक है? आपको पता ही होगा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन-कौन से होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, ठीक है? इन चारों को मिला के जो है इन्होंने 400 सिंगल मैचेस जीते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये बेसिकली जो है इनकी लेगेसी को दिखाती है, उनके डोमिनेंस को दिखाती है, कितने तरीके से डोमिनेट करते हैं टेनिस कोर्ट में, ठीक है? इन बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि द रीसेंट इंडिया ईयू ट्रेड डील मेनली एम्स टू रिड्यूस टैरिफ्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ व्हिच प्रोडक्ट, यानी कि हालिया भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य किस उत्पाद के आयात शुल्क को कम करना है? रिसेंटली देखो हमने बात करी जब 26 जनवरी परेड हुई आज, उसमें कुछ चीफ गेस्ट बुलाए गए। कौन बुलाए गए हमने डिस्कस किया है डिटेल में, सवाल अगर आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखो समझो कि कौन-कौन से जो है वो चीफ गेस्ट आए थे। तो ईयू काउंसिल के जो है वो अध्यक्ष को बुलाया गया था, ठीक है? उसी के साथ-साथ जो है कुछ ट्रेड डील भी हुई हैं भारत और ईयू के बीच में। अब वो क्या था, तो अभी बेसिकली जो है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड कार्स है ना, उसको लेके एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। दोनों पक्षों ने जो है बहुत बड़ा एक समझौता किया, तो वो किसके लिए किया है? ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड कार्स के लिए जो है इस तरीके का समझौते को किया है, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है कि भारत जो है वो अपने जो ऑटोमोबाइल मार्केट है ना, उसको ओपन कर रहा है कि किस तरीके से जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में लेके आया जाए कि किसी भी तरीके का जो है वो इस तरीके से टैरिफ ना लगे, जिससे कि जो है भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो थोड़ा-सा पीछे हो और उसमें भी जो इलेक्ट्रिक कार्स का जो सेक्टर है, क्योंकि अभी टसल चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, इसीलिए जो है होड़ लगी पड़ी है। तो भारत भी चाहता है कि भारत भी जो है इस मार्केट में एक अपनी मोनोपोली स्थापित करे, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक कार्स का जो है वहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर सेटअप बनाया हुआ है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक कार का जो मार्केट है वो बूम करे भारत में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस चीज़ से जुड़े, इसीलिए जो इस समझौते को किया गया। इसमें बोला गया ना कि जो इस डील के अंदर बोला गया है कि जो सिलेक्टेड जो यूरोपियन पैसेंजर कार्स होती है ना, उसमें जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 110 से 40% के आसपास जो है रिड्यूस करने की यहाँ बात की गई है, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, किसके बीच हुआ है? वो हुआ है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये मोदी जी हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट सवाल था। आपसे सीधे-सीधे सवाल आ जाएगा किसके बीच में समझौता हुआ? अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट, यानी कि भारत में गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा ये देश का जो है गणतंत्र दिवस है, तो वो मनाते हैं हम लोग 26 जनवरी को, यानी कि आज के दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात है। रिपब्लिक डे बेसिकली हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं। इस बार जो है ये 77th जो है रिपब्लिक डे है, यानी इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। 77th जो है हम लोगों ने रिपब्लिक डे मनाया है। ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्यों मनाया गया था? क्यों? इसी दिन हमारे देश का संविधान पूर्णतः लागू हो गया था और हम एक सॉवरेन कंट्री के रूप में सामने आ चुके थे, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, ये 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? जब पहले ही संविधान बन चुका था तो इतना डिले क्यों किया गया? कि क्यों रुका गया कि भाई नहीं इसी दिन हम लोग को जो है वो अपना संविधान लागू करना है पूरी तरीके से? तो इसका एक कारण था। अगर हम हिस्ट्री में जाएँ तो हम समझ पाएँगे कि किस तरीके से 26 जनवरी 1930 को ही जो है पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन की यहाँ पर बात हुई थी। यानी भारत को पूरी तरीके से स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की बात हुई थी। उससे पहले डोमिनियन स्टेटस की बात चल रही थी। लेकिन जो है अब यहाँ पर पूर्ण स्वराज की माँग हो जाती है। 1930 में 26 जनवरी का ही वो तारीख थी। इसीलिए जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने समझा कि 26 जनवरी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। किस तरीके से हम अपने संविधान को लागू करें और अपने आप को एक पूर्णतः स्वतंत्र और एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में सामने लेके आए पूरे विश्व के सामने। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट थी, इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है? यहाँ पर जो है बेसिकली इसमें जो है थीम क्या थी, यानी कि इस दिवस की जो मेन फोकस क्या रहा? तो फोकस था कि 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, यानी कि वंदे मातरम को 150 साल हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसीलिए जो है गणतंत्र दिवस का जो मेन फोकस रहा वो था वंदे मातरम। और ये बेसिकली जो है हमारा जो आत्मनिर्भर भारत जो मिशन है, सेल्फ रिलायंट इंडिया, उसको शोकेस करता हुआ यहाँ पर दिखाया गया चीजें, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात हो गई। अगला सवाल देखते हैं कि इंडिया एंड नामीबिया रिसेंटली अग्रीड टू डीपन कोऑपरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, यानी कि भारत और नामीबिया ने हाल ही में किन क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमति जताई है? तो रिसेंटली बात ये हुई है कि भारत और नामीबिया ने डिफेंस और क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं ना, उसमें जो है अपने कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए पहल करी है। जानते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली इंडिया और नामीबिया ने 5th राउंड की फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन करी, जो कि 19 से 20 जनवरी 2026 को होती है। उसमें जो है ये एग्री होते हैं दोनों कंट्रीज के किस तरीके से जो कोऑपरेशन होगा, जो डिफेंस और क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं ना, उसमें हम अपने दोनों देशों की जो है मजबूती लेके आए, दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करें, जिससे कि इस सेक्टर में जो है ये दोनों देश जो है वो ग्रोथ ले सके और एक दूसरे की हेल्प कर सकें, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसमें जो है कौन-कौन से एरियाज़ पे डिस्कस हुआ, तो इसमें जो है बेसिकली ट्रेड को इंक्लूड किया गया, इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया गया, हेल्थ हो गई, है ना? फार्मास्यूटिकल्स हो गए, एजुकेशन हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया,
ठीक है? कॉन्सुलर मैटर्स हो गया और कल्चरल एक्सचेंजेस की यहाँ पूरे समझौते में बात होती है कि इन चीज़ों पर जो है हमको काम करना है, तो दोनों देश मिलके काम करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये सारी बातें थी। इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो, तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।